जय श्री राम, हर हर महादेव, जय खाटू श्याम। तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन तक पीवाईक्यू करेंगे। हम लोग 10,000 की पीवाईक्यू लेंगे, मतलब 2015 के बाद, मतलब 2016 से 2025 तक के पूरे पीवाईक्यू हम लोग ले लेंगे। अब जो बाकी चैप्टर हैं बायोलॉजी के, उनके पीवाईक्यू के वीडियो पिछले साल 2025 के लिए ही अपलोडेड है। तो पीवाईक्यू तो सेम ही रहते हैं, तो उन वीडियो को आपको देखना है फॉर प्रैक्टिस। उसमें पीवाईक्यू अपलोडेड है, ठीक है। तो उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे क्लिक करना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसे देख लेना, ठीक है। तो चालू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के पीवाईक्यू। अब एक बार देखना, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको इसमें बहुत सी चीज़ें मॉलिक्यूलर और इवोल्यूशन से रिलेटेड भी मिलेंगी। मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एक उसके अंदर आता है, यूनिट के अंदर, जिसे लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। और इसी कारणवश इनके जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंटरमिंगल हो जाते हैं। मॉलिक्यूलर और प्रिंसिपल के तो बहुत ज़्यादा इंटरमिंगल हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप प्रिंसिपल के पीवाईक्यू लगाएं, मॉलिक्यूलर के पीवाईक्यू लगाएं, तो मेरा कहना ये है कि मॉलिक्यूलर और प्रिंसिपल के पीवाईक्यू एक साथ लगाए जाएं, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी एक साथ की जाए, उनका रिवीजन भी एक ही साथ किया जाए, ये ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो चालू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द हीमोफीलिया। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2016 का पीवाईक्यू है। पहला बोल रहा है रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, दूसरा बोल रहा है एक्सलिंक्ड रिसेसिव जीन ऑर्डर, तीसरा बोल रहा है क्रोमोसोमल जीन ऑर्डर, और फोर्थ बोल रहा है डोमिनेंट जीन ऑर्डर। तो कौन सा करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, आपके ताते थे मोर एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब कर रहा है हीमोफीलिया को, ठीक है। तो ये क्या है, बताओ, हीमोफीलिया होता क्या है? क्या हीमोफीलिया रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है? क्या हीमोफीलिया ताते थे हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है, या ताते थे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है? क्या है हीमोफीलिया? डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर है? क्या है? थोड़ा सा सोचो, बताओ। मैं शुरुआती पीवाईक्यू में तो जल्दी ज़्यादा समय लूँगा, क्योंकि इससे आसानी से ता देते हैं, समझ पाओगे कि कैसे अटेम्प्ट करना है। फिर बाद के पीवाईक्यू में मैं तो तेज चलूँगा, क्योंकि धीरे धीरे पेस अलग पकड़ते हैं। हर एक जो आपको दिखेगा, हर जगह ऐसी प्रैक्टिस करवाया जाता है, और ऐसी ही प्रैक्टिस आपको आनी भी चाहिए, ठीक है। ऐसी ही प्रैक्टिस आपको आनी भी चाहिए, ठीक है। तो बताओ, क्या है हीमोफीलिया? एक्स लिंक्ड है, जल्दी बताओ। एक्स लिंक्ड है, क्रोमोसोमल है, डोमिनेंट है, क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ये एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्यों बोल रहे हैं? रिसेसिव जीन डिसऑर्डर क्यों नहीं बोल रहे? तो दी हीमोफीलिया में बता देते हैं डिलीशन हो सकता है, जो जीन है वो रिमूव हो सकता है, जिसके कारण भी हीमोफीलिया कॉज होता है। तो ये उसका एक कारण हो जाएगा, ठीक है। तो इसे बोलेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। अब आते हैं एक ब्लीडिंग टॉल टू ब्लीडिंग लाइन, ब्लीडिंग गेन पी प्लांट इज कवर is colossal, is colossal with a dove blue bleeding garden pea plant. When the F1 generation were shelved, the resultant genotypes are in the ratio of 2016 का है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक तुलु ब्लीडिंग लाइन ली है टॉल, और एक बता देते हैं तुलु ब्लीडिंग लाइन ली है डॉफ। इनने क्या किया है, क्रॉस करवाया गया। इनसे जो F1 जनरेशन आई, तो F1 जनरेशन तो क्या करवाए सेल्फ। तो जो जीनोटाइपिक रेशियोज मिलेंगे वो क्या लेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, वो 1:2:1 लेंगे। अब यहाँ पे 1 क्या है, होमोजाइगस डॉल, 2 क्या है हेटेरोजाइगस डॉल, और 1 है होमोजाइगस डॉल, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं, बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोला, मैच दी terms in column 1 with their description in column 2 and choose the correct option, ठीक है। तो कॉलम 1 में क्या दिया है, डोमिनेंस को डोमिनेंट प्लियोटॉपी पॉलीजेनिक जेनरेलिटन, ठीक है। अब बता देते हैं कॉलम 2 क्या बोल रहा है। कॉलम 2 बोल रहा है मैनी जीन्स govern single character heterozygous organism only one allele expresses it in heterozygous organism both allele express themselves
फुल्ली सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मैनी कैरेक्टर, ठीक है। तो डोमिनेंस क्या हो जाएगा, देखो डोमिनेंस हो जाएगा हेटेरोजाइगस कंडीशन में सिर्फ एक ही जीन एक्सप्रेस हो तो ए का टू, ठीक है। तो ए का टू इन दोनों में नहीं है तो ये नहीं होंगे, ठीक है। कोडोमिनेंस क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों जो हैं वो अलील्स वो एक दूसरे तो फुल्ली एक्सप्रेस कर ले तो बी का तली होना चाहिए, इसमें नहीं है तो ये हो जाएगा। तो ये एक एलिमिनेशन मेथड हुआ। तीसरा क्या हो सकता है, आपको सभी चीज़ें याद है। जैसे प्लियोटोलॉफी क्या होती है, जब एक ही जीन बहुत सारे कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, और होम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, जब एक कैरेक्टर मैनी जीन से एक्सप्रेस होता है, ठीक है। तो हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, क्या वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, क्या वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो सोचो, क्या वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है क्या। तो आंसर है यस सर, वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। दूसरा आता है डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एनियोप्लॉइडी, तो आंसर है यस। फिनाइलकीटोनुरिया इज एन ऑप्शनल रिसेसिव जेनेटिक जीन ऑर्डर, इज एन ऑप्शनल नहीं ऑटोजोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, तो यस सर। सिकल सेल्स अनीमिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे हो जाएगा ए, बी सी आर करेक्ट, हाँ कि ना। तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ए बी सी आर करेक्ट। तो यहाँ पे बोला था करेक्ट स्टेटमेंट पता लगाने। तो देखो, इसे मैंने तुलन 4 क्यों मार्क किया, तो जब मैं 1 देखा तो 1 करेक्ट है, तो बी ई इसमें सेकंड ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो इसमें से बी और डी बोल दिया है। फिर मैंने देखा थी बी बी गलत है, तो इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन, पहला और तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, तो फिर उसमें बी नहीं है, तो बचा क्या फोर्थ। तो मुझे पहले ही पता चल गया फोर्थ है। अब अब क्या हुआ कि मैंने आगे भी चेक कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। In test colors involving F1 dihybrid flies, a more parental type of spleen were produced than the recombinant type of spleen. This indicate that, अब देखो पेलेंटल टाइप कितने बनने थे और बता देते हैं। हाइब्रिड जब अल्लू ने फ्लाइज को वो करवाया, कलर्स करवाया, टेस्ट कलर्स करवाया, तो 1:1 का रेशियो आना था। पर क्या हुआ थी, यहाँ पे मोर पेलेंटल टाइप बन गए, यहाँ पे मोर पेलेंटल टाइप बन गए, ठीक है। देन रिकॉम्बिनेंट टाइप। तो इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है कि दोनों जीन जो हैं वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। क्यों पता चल रहा है, क्योंकि दोनों जीन्स अगर टेस्ट क्लॉज में बता देते हैं, जो बता देते हैं टेस्ट क्लॉज में, अगर वो पेरेंटल टाइप जैसा ऑफिस विलिंग दे लें, इसका मतलब जो दो कैरेक्टर के जीन्स हैं जो हम लोग ले रहे हैं वो बता देते हैं सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो उनके बीच में लिंकेज पाई जा रही है, हाँ कि ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू जीन्स नहीं, क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग सेग्रीगेशन, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बोथ टू जीन्स आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, यस सर। बोथ जीन्स आर कंट्रोल बाय मोर देन वन कैरेक्टर, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। यानी बोथ द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय मोर देन वन जीन, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्या बोले, द मैकेनिज्म दैट कॉज जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड। देखो, ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिससे जीन जो है वो एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप में मूव कर जाती है। तो आंसर क्या होगा, बता देते हैं, एक लिंकेज ग्रुप से वो दूसरे लिंकेज ग्रुप में मूव कर जाती है। तो आंसर क्या होगा, ट्रांसलोकेशन, ऑब्वियस सी बात है, ये सिंपल सा आंसर है, ये सिंपल सा आंसर हो जाता है तो लोता, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। समझ में आई इतनी बात, समझ में आई इतनी बात, समझ में आई इतनी बात, यस सर, इतनी बात हमें समझ में आती है। अब आता है टुलू ब्लीडिंग प्लांट टेस्ट। एक टुलू ब्लीडिंग प्लांट क्या होता है, एक टुलू ब्लीडिंग प्लांट होता है जो बता देते हैं मल्टीपल जनरेशन तक एक ही कैरेक्टर शो करे, हाँ कि ना। तो नियल होमोजाइगस एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ हिज ओन काइंड, ऑलवेज होमोजाइगस रिसेसिव, ऑलवेज होमोजाइगस रिसेसिव इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल भी नहीं, जरूरी नहीं थी रिसेसिव हो, होमोजाइगस डोमिनेंट भी टुलू ब्लीडिंग प्लांट होते। वन दैट इज एबल टू ब्लीड ऑन इट्स ओन, बिल्कुल भी नहीं, जरूरी नहीं है। प्रोड्यूस ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन अमंग अनरिलेटेड प्लांट, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्यों मार्क नहीं किया तुलन, क्योंकि बता देते हैं फर्स्ट ऑप्शन से भी गलत ऑप्शन मुझे मिल सकता था और चांसेस थे, इसीलिए मैंने बता देते हैं
फर्स्ट ऑप्शन तो डायरेक्टली मार्क नहीं किया, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन गलत था पर इससे भी और बेटर मिलने थे चांसेस थे मुझे लगा, तो मैंने उसे मार्क नहीं किया, मैंने उसे बस इस संदेह पे लगा। हाँ कि ना। इन अ कलर ब्लाइंड पर इन अ कलर blind man if a color blind man malice if a color blind man malice from woman who is homozygous for normal color vision, the probability of their son being color blind is। तो इसे आपको बता देते हैं जो वो क्लॉज बना के सॉल्व करना पड़ेगा, इसे क्लॉज बनाते तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बात देखो कि जो वो है कलर ब्लाइंड जो है वो बता देते हैं रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो या तो इसे क्लॉज बनाते सॉल्व कर लो, ठीक है। एक जल्दी सा कंसेप्ट है वो भी लगा सकते हो क्या, होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर। होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर मतलब यहाँ पे ऐसे बता देते हैं ऐसे जीन्स है जिसमें बता देते हैं म्यूटेशन नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात कलर ब्लाइंड है मतलब वो रिसेसिव है, मतलब वो रिसेसिव है, हाँ कि ना। यस सर। तो अगर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव आएगा तो क्या दिखेगा, डोमिनेंट तो जो बताते हैं इनका जो चाइल्ड आएगा वो 100% नॉर्मल विजन का होगा, नॉट दी कलर ब्लाइंड, नॉट दी कलर ब्लाइंड। इसलिए चांसेस क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो आप या तो क्लोज बना लो या इतना जल्दी से सोच लो, इस चीज तो आप तो भली जल्दी सोचनी पड़ेगी, ठीक है। मैं तो अभी धीरे-धीरे बोलते बता दे रहा हूँ, पर आपको वहाँ पे जल्दी सोचना पड़ेगा। अब थैलासीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज्ड ड्यू टू प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो अल्फा यानी अल्फा और बीटा थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया ग्लोबिन जो चेन होती है, ग्लोबिन जो मॉलिक्यूल होता है आरबीसी में उसके कारण कॉज होते हैं। और उसके सही से ना बनने के कारण कॉज होते हैं। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट इसके बारे में आइडेंटिफाई करना है। तो बोथ आर ड्यू टू द क्वालिटेटिव डिफेक्ट इन द ग्लोबिन चेन सिंथेसिस, बिल्कुल भी नहीं, बहुत क्वालिटी डिफेक्ट के कारण नहीं होते। अब तुम लोग तो बताना है कौन सा क्वालिटी और कौन सा क्वांटिटी के हिसाब से होता है, क्या थैलेसीमिया क्वालिटी के हिसाब से होता है या क्वांटिटी, सिकल सेल क्वालिटी के हिसाब से होता है या क्वांटिटी, ये तुम लोग कमेंट्स में लिखो, ठीक है। जिसका सही रहेगा मैं उसे वो कर दूंगा पिन। अब आता है सेकंड, थैलेसीमिया इज ड्यू टू दी लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, तो आंसर यस, लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल के कारण थैलेसीमिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट तो ये है। सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, बिल्कुल भी नहीं। बोथ आर ड्यू टू क्वालिटेटिव डिफेक्ट इन दी ग्लोबिन चेन सिंथेसिस, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब मैं सही आंसर बता देता हूँ, जो थैलेसीमिया जो है वो क्वांटिटेटिव लेता है, जो सिकल सेल एनीमिया लेता है वो क्वालिटेटिव लेता है, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, द जीनोटाइप्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आर आई ए, आई बी एंड आई ए, आई आई। Among the blood types of their children, how many different genotype and phenotype are possible? तो बेसिकली यहाँ पे क्लॉज बना लो यार, क्लॉज बना लो। तो पहली बात आई ए लिख लो इधर, और फिर इधर आई बी लिख लो, फिर इधर आई ए लिख लो, और इधर आई आई लिख लो, हाँ कि ना। तो आई ए यानी आई ए आई बी, आई ए स्मॉल आई, आई ए यानी आई बी स्मॉल आई। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ए ब्लड ग्रुप, यहाँ पे मिलेगा आपको ए बी ब्लड ग्रुप, यहाँ पे आपको मिलेगा ए ब्लड ग्रुप, और यहाँ पे मिलेगा आपको बी ब्लड ग्रुप। तो आपको कितने जीनोटाइप देखने तो मिले, बता देते हैं, आपको 4 जीनोटाइप देखने तो मिले, ठीक है। तो 4 जीनोटाइप आपको देखने तो मिले, तो ये तो गलत हो गए। 4 जीनोटाइप देखने तो मिला, और कितने फिनोटाइप देखने तो मिले, तो 3 फिनोटाइप देखने तो मिले। तो आंसर हो जाएगा सेकंड, हाँ कि ना। अब ये जरूरी नहीं थी जितने आपको जीनोटाइप देखने मिले उतने ही आपको फिनोटाइप देखने मिले, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब आगे चलते, which one of these given below is which one of those given below is the period for Mendel hybridization experiment? देखो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया है 2017 में, तो इसे कैसे याद रखोगे, ये बात याद रखना कि हमेशा ताकत 50 और 60 के टर्म्स में है। तो एक बार याद रखना कि ये क्या हो जाएगा, और 7 ईयर का है तो 1856 टू 1860 दिल्ली में है, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार क्या दे सकता है, 1850 दिल्ली, 1850 दिल्ली भी दे सकता है, क्यों, क्योंकि 1850 से 1860 दिल्ली एक्चुअल में 3 साल है, पर मानते यानी एक्चुअल में 10 साल है, पर लोग मानते 7 साल है, क्योंकि
1856 में उसने तारे थे मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस के एक्सपेरिमेंट करना चालू किए थे। पहले 3 साल उसने तारे थे है वो किए थे, टुलू ब्लीडिंग लाइन ये सब तारे थे है वो किए थे, गेन किए थे मल्टीपल 15-20 जनरेशन तक, 14-15 जनरेशन तक उसने रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन करते टू ब्लीडिंग लाइन वो किया था, तारे थे हैं बनाया था। ठीक है, तो उसे हम लोग नहीं मानते, हम लोग एक्चुअल मानते हैं 1856 से। ठीक है, अब आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। कौन सा पेयर रॉन्गली मैच्ड है, ये बताओ कौन सा पेयर रॉन्गली मैच्ड है। ठीक है, तो एक्सोटाइप सेक्स इन ग्लासोपल डिटर्मिनेशन। ठीक है, ग्लासोपल सेक्स डिटर्मिनेशन में आपको एक्सोटाइप देखने को मिलता है, मतलब एक एक्स और कोई और सा क्रोमोसोम नहीं, ये ऐसा टाइप का आपको बता देते हैं जो देखने को मिलता है। एबीओ ब्लड ग्रुपिन में आपको कोडोमिनेंस देखने को मिलती है। तीसरा हो जाता है स्टार्च सिंथेसिस इन पीपल एंड मल्टीपल एलील्स होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे ये थर्ड हो जाएगा आंसर। टी एच मॉर्गन लिंकेज से डील करता है, तो आंसर है ये सर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पे लॉन्गली मैच्ड बोला था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट कर लो। अब इसे आप देखोगे ना, तो इसमें बता देते हैं वो जो है आपका मॉलिक्यूलर और जो प्रिंसिपल है वो मिला हुआ है, आपका मॉलिक्यूलर और प्रिंसिपल मिला हुआ है। तो यहाँ पे स्प्लाइसियोसोम टेक प्लेस इन ट्रांसलेशन, तो आंसर है नहीं, स्प्लाइसियोसोम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आता है पुनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, तो आंसर है यस, तो ये गलत हो गया। अब देखो यहाँ पे पुनेट क्या था, ब्रिटिश साइंटिस्ट, इसके बारे में भी पूछ लिया 2018 में। तो ये थोड़े थोड़े से चिंदी टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, फ्रैंकेनस्टॉल कॉइन द टर्म लिंकेज, बिल्कुल भी नहीं। ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय एस ऑल्टमैन, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं किस पे, अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्या बोला है, वुमन हैज एन एक्स लिंक्ड कंडीशन ऑन वन ऑफ अ एक्स क्रोमोसोम, दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय। ये क्रोमोसोम किसके द्वारा इनहेरिट किया जा सकता है, तो देखो मदर से जो एक्स क्रोमोसोम है वो सन में भी आ सकता है, वो डॉटर में भी आ सकता है। तो ओनली ग्लैंड चाइल्ड ऐसा नहीं है, उसके जो डायलेट सन और डॉटर होंगे उनमें भी देखने तो मिलेगा। ओनली सन्स बिल्कुल भी नहीं, ओनली डॉटर बिल्कुल भी नहीं, तो आंसर है बोथ सन्स एंड डॉटर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट द इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, तो आंसर है को डोमिनेंस बताता है, को डोमिनेंस रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात आ जाती है आपका मल्टीपल अलील रिप्रेजेंट करता है। तीसरी बात आ जाती है आपका तादेदे है डोमिनेंस करता है। क्यों, क्योंकि आई ए स्मॉल आई के सामने डोमिनेंट है, आई बी स्मॉल आई के सामने डोमिनेंट है। आई ए और आई बी आपस में को डोमिनेंस दिखा लें, तो यहाँ पे ए बी होगा, डोमिनेंस भी होगा, इसीलिए ए बी सी किस में देख लो, तो आंसर है सेकेंड ऑप्शन में है, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेलेक्ट दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो मेल फ्लूट वाला हेटेरोगैमेटी लेती बिल्कुल नहीं, मेल ग्लासोपर में 50% द बिल्कुल भी नहीं, मतलब ये आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, तो वो हेटेरोगैमेटिक रहती है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता लगाने बोला है ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता इनकरेक्ट। ठीक है, तो वो हेटेरोगैमेटिक ही रहती है। अगर वो हेटेरोगैमेटिक नहीं रहेगी तो हम लोगों ने कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन चालू किया, उससे पढ़ना। ठीक है, दूसरा आ जाता है मेल ग्लास ऑपर 50% ऑफ द स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोसोम, तो आंसर है यस सर, तो इसमें एक्सो टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। In the domesticated fowl, sex of progeny depends on the type of sperm rather than the एग, आंसर है बिल्कुल भी नहीं, आंसर है बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो यही आंसर हो जाता है। अब आता है ह्यूमन मेल हैज वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन द अदर, तो आंसर है यस, वाई क्रोमोसोम बहुत ही ज़्यादा छोटा रहता है एक्स क्रोमोसोम के मुकाबले। वहीं आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इन ब्लीडिंग इंक्रीजेज द हेटेरोजाइगोसिटी, तो आंसर है यस, इन ब्लीडिंग बता देते हैं हेटेरोजाइगोसिटी तो इंक्रीज करता है। दूसरा आ जाता है इन ब्लीडिंग इज एसेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन्स इन एनी एनिमल, तो आंसर है यस सर, प्योर लाइन तो इवॉल्व करने के जरूरी है। इन ब्लीडिंग
select harmful recessive skeletal that reduce fertility and reproductivity। तो आंसर है यस, ये बता देते हैं इनब्लीडिंग जो है वो सेलेक्ट करता है हार्मफुल बता देते हैं हार्मफुल रेसेसिव जीन को प्रोड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, दूसरा आ जाता है इनब्लीडिंग हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स। तो आंसर है क्या वो सुपीरियर जीन्स को सेलेक्ट करने में मदद करता है? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो होमोजाइगोसिटी इनब्लीडिंग से इंक्रीज हो रही है, आपका एसेंशियल प्योर लाइन्स उससे इवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, समय यानी जो प्योर लाइन्स है वो उससे इवॉल्व हो रहा है। दूसरी बात, वो हार्मफुल रिसेसिव जीन शो होने लग जाते हैं किसी भी पॉपुलेशन में। अब आ जाते हैं व्हाट इज द मैप यूनिट सेंटीमॉर्गन इज अडॉप्टेड ऑन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनेटिक मैप। टी मैप यूनिट क्या होती है? तो आंसर है एक यूनिट होती है डिस्टेंस। सेंटीमॉर्गन क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन बता देते हैं जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। डिस्टेंस बिटवीन जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। तो बता देते हैं a unit of distance between two expelled gene representing 10% crossover। तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं 10% crossover नहीं, 1% crossover को रिप्रेजेंट करती है। as a unit of a unit of distance between gene और chromosome represent 1% of crossover। तो आंसर है yes। ठीक है, अब मैंने सेकंड ऑप्शन था सेकंड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं देखा? तो थी मैंने ये देखा शुरुआत की लाइन सबकी सेम है, पर रिप्रेजेंटिंग 100% तो होगा नहीं, 50% भी नहीं होगा, 1% होगा। हर एक यूनिट सेंटीमॉर्गन मतलब 1 सेंटीमॉर्गन रिप्रेजेंट करता है 1% ऑफ क्रॉसओवर। ठीक है, हाँ कि ना? यस सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। किस में आते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 में। क्या बोल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो एंटी हीलियम है मतलब स्नैपड्रैगन है उसका लेड फ्लावर जो है वो क्रॉस करवाया गया है व्हाइट फ्लावर के साथ, और F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर आपको देखने तो मिल रहे हैं। पिंक फ्लावर जब सेल्फ करवाए गए तो F2 में आपको व्हाइट लेड और पिंक फ्लावर देखने तो मिल रहे हैं। तो इन करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट कीजिए। तो अब एक बात देखना थी, आप तो रेड फ्लावर देखने तो मिले आपको, व्हाइट फ्लावर देखने तो मिले, आप तो पिंक फ्लावर देखने तो मिले। रेड और व्हाइट जो है वो होमोजाइगस है, जब उनके पहले तो क्लोज करवाया गया तो F1 जनरेशन में आपको पिंक देखने तो मिले, इसे बोले इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये किसका एग्जांपल होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब क्या होता है समझना, अब क्या होता है समझना। तीन बता देते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस होने के नाम से यहाँ पे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस नहीं लगेंगी। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में कौन सा नहीं लगेगा? तो आंसर है लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं लगेगा एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं लगेगा। तो बता देते हैं पर लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं लगेगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं लगेगा। अगर दोनों अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो क्या मार्क करेंगे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कुछ हद तक अलग अलग रहता है, क्योंकि जो डोमिनेंट अलील है वो कुछ हद तक अपने डोमिनेंट नेचर को शो कर लेता है, प्योरली शो नहीं कर पाता पर कुछ हद तक शो कर लेता है। इसीलिए ये माना जाता है कि हाँ वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को थोड़ा बहुत तो फॉलो कर ही रहा है। ठीक है, वो थोड़ा बहुत तो फॉलो कर ही रहा है, हाँ कि ना? वो थोड़ा बहुत तो फॉलो कर ही रहा है। क्या ये होता है आंसर? बिल्कुल भी नहीं। देखो मैंने यहाँ पे जो जनरली बच्चों के दिमाग में आता है उस चीज को ऐसे पॉइंट आउट किया और गलत कर दिया। अरे यार मैंने पहला ही स्टेटमेंट गलत बोला था, समझो। तो ऐसे ध्यान से सुनो, ये जो डाउट है ये मोस्ट ऑफ दी बच्चों में आता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वो सेग्रीगेशन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस दोनों को फॉलो नहीं कर रहा है। अरे बहुत गलत है ये चीजें। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो वो फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को वो फॉलो नहीं कर रहा है। मैंने बहुत से लोगों से सुना है, बहुत से बच्चों से सुना है कि वो लोग यही भूल जाते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस जब आपको दिख रहा है तो वहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं हो रहा है, वहाँ पे आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो हो रहा है। ये जो चीज़ है ये बहुत से बच्चे गलत करते हैं, ये बहुत से बच्चे गलत करते हैं। इसीलिए जो बच्चे गलत करते हैं मैं उन वाक्यों को दोहराता हूँ ताकि तुम लोग के दिमाग में वो चीज़ अगर आए तो तुम लोग गलत ना करो। तो एक बात याद रखना कि जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको देखने तो मिलता है, तो वहाँ पे आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं होता, वहाँ पे आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो फॉलो होता रहता है, वहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो फॉलो होता रहता है, हाँ कि ना? यस सर। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं होता, यस सर। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के द्वारा है, आंसर है यस सर।
और F2 जनरेशन में जो रेशियो मिल रहा है वो 1:2:1 मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। यस सर। अब यहाँ पे क्या बोला है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई हो रहा है, पर वो उस ना प्रोटीन या उतना जीन नहीं बना पा रहा है, क्योंकि ये क्वालिटेटिव कैलेटल होगा, यानी एक क्वांटिटेटिव कैलेटल होगा। तो अकेले एक डोमिनेंट एलील उतना ज़्यादा नहीं बना पा रहा होगा कि वो कंप्लीटली डोमिनेंस शो कर पाए। मैंने ये लॉ ऑफ द डोमिनेंस में जब इसका एक्सेप्शन बताया था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक्सेप्शन है, तब मैंने ये चीज़ बताई थी, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस पर आते वक्त भी बताया था। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के समय आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं हो रहा रहता, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो हो रहा रहता है। ठीक है, समझे? तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? फोल्ड। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्या बोला है? जीन लोकस हैज टू alleles, capital A and small a. If the frequency of dominant allele is 0.4, what will be the frequency of homozygous allele and heterozygous and homozygous recessive individual in the population? ठीक है, अब एक बात देखना, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, अब एक बार देखना क्या है, एक बार देखना टी। तुम लोग जब ऐसे क्वेश्चन करोगे ना, तो तुम लोग तो इवोल्यूशन का एक पार्ट लेना पड़ेगा। तुम लोग तो इवोल्यूशन का एक पार्ट लेना पड़ेगा, जहाँ पे आपको पी की वैल्यू बता देते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंस अलील 0.4 डी टी है। जब तुम लोग पॉपुलेशन की बात करोगे, तो तुम लोग पी स्क्वायर प्लस 2 PQ प्लस 2 PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाला करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, समझो मेरी बात। यहाँ पे क्या करना है, मेरी बात समझो। यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर क्या होगा समझना। यहाँ पे आंसर होगा कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 भी होता है, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 भी होता है। अब इस ये जो दो इक्वेशन है, इनका मैं तुम लोग तो यहाँ पे मतलब फिर से समझा दे रहा हूँ। वैसे मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का जो लेक्चर लिया हूँ पिनाक सीरीज में, उसमें समझाया, तो लोग उसे भी जाके देख सकते हो, मैंने उसकी भी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पर अभी समझो, ये जो फॉर्मूला है ये तब तुम लोग लगाओगे, ये जो पी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ये तुम लोग तब लगाओगे जब तुम लोग से पॉपुलेशन की बात की गई हो। जब तुम लोग से अली की बात की गई हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। पर जब पॉपुलेशन की बात की गई हो, पर यहाँ पे तो पॉपुलेशन की बात की गई है, तो लो तो ये फॉर्मूला लगाना है। पर उसके साथ ही साथ तो लोग पॉपुलेशन में यहाँ पे पी और क्यू की वैल्यू लिखने के लिए यहाँ से लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या दी गई है? 0.4। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.6। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.6। हाँ कि ना? अब इसे इधर रख दो, तो यहाँ पे पी स्क्वायर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। क्यू स्क्वायर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल। 2 PQ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। हाँ कि ना? तो यहाँ पे पी की वैल्यू लगेंगे तो वो आएगा 0.16, तो ये वाला तो गलत हो गया। फिर क्यू की वैल्यू लगेंगे तो वो 0.36 आएगा, तो ये वाला गलत हो गया। फिर 2 पी की क्यू वैल्यू लगेंगे तो वो 0.48 आएगा, तो ये गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्या बोल रहा है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ recombinant जीन बिटवीन जीन पेयर ऑन दी सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन वाज एक्सप्लेन बाय। ये किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था? ये किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था? तो ऑब्वियस ही बात है, अल्फ्रेड स्टोलेट के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। हाँ कि ना? यस सर। अब आते हैं, व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच इंडिविजुअल हैज एन ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट, गायनेकोमेस्टिया एंड इज स्टेराइल। तो कौन से डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर में ओवरऑल मस्कुलिन जो डेवलपमेंट वो आपको देखने तो मिलता है, पर वो फर्टाइल, पर वो स्टेराइल रहता है, और गायनेकोमेस्टिया आपको देखने को मिलता है। ये किस में देखने तो मिलता है आपको? तो ऑब्वियस ही बात है, ये आपको क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में देखने को मिलता है। ये क्लीन फिल्टर सिंड्रोम का वो ही हो जाता है, मतलब कि सिम्टम ही हो जाता है कि क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है। हाँ कि ना? ये सर। अब आता है, क्लाइन फिल्टर भी बोल सकते हो, क्लीन फिल्टर भी बोल सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, अब आता है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसके द्वारा किया गया था?
तो आंसर है TH मॉर्गन के द्वारा किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है, सेलेक्ट दी करेक्ट मैच। थैलेसीमिया क्या एक्सलेंड है, हीमोफीलिया क्या वाइलिंग है, फिनाइल्केटोनुरिया क्या ऑटोजोमल डोमिनेंट टेलेट है, सिकल सेल एनीमिया क्या ऑटोजोमल रिसेसिव टेलेट है क्रोमोसोम 11 पे। तो क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी सिकल सेल एनीमिया ऑटोजोमल रिसेसिव टेलेट है और इसका जुड़ा हुआ क्रोमोसोम कौन सा है, क्रोमोसोम 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, आइडेंटिफाई द लॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू जीन 1 दैट कंट्रोल्स एबीओ ब्लड ग्लूबिन। तो लॉन्ग स्टेटमेंट आप आइडेंटिफाई कीजिए, जीन आई, ये जीन 1 नहीं जीन आई है जो कंट्रोल करता है एबीओ ब्लड ग्लूबिन, तो जो कंट्रोल करता है एबीओ ब्लड ग्लूबिन, तो अलील स्मॉल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं, आंसर है बिल्कुल भी ये नहीं, ये कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए ये तो आंसर नहीं होगा, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है इसीलिए मैं टिक लगा दिया हूँ, पर ये इसका आंसर नहीं होगा, ये इसका आंसर नहीं होगा, हाँ कि ना, पर ये इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, पर ये इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, हाँ कि ना, यस सर। फिर आता है हाँ, थ्री नहीं डी, द जीन आई हैज थ्री अलील्स, तो आंसर है यस सर, तो ये भी इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, तो यहाँ पे लॉन्ग बोला, ये स्टेटमेंट सही है। अ पर्सन विल हैव ओनली टू ऑफ द थ्री अलील, तो आंसर है यस सर, दो में तीन अलील में से सिर्फ दो ही अलील प्रेजेंट हो सकते हैं, तो तीन लोग कैसे हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेस होते हैं क्या, ये स्टेट, ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। दे एक्सप्रेस, वापस से पढ़ने दो क्वेश्चन मुझे, आइडेंटिफाई द लॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जीन आई एंड कंट्रोल्स दैट कंट्रोल्स ईबीओ ब्लड ग्लूबिन। ठीक है, अलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, ठीक है, कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अ पर्सन, अ पर्सन विल हैव ओनली टू ऑफ दी थ्री अलील, ये भी सही है, और बताते थे एक पर्सन के बाद दोनों में से कोई एक अलील ही होगा, हाँ कि ना, एक अलील ही होगा। ठीक है, तो चलो यार, ये स्टेट वैसे तो बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है, तो वो लॉन्ग स्टेटमेंट तो है नहीं। ठीक है, तो ये आगे कुछ भी होता है तो यही लॉन्ग होता है, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शायद इनकम्प्लीट है ये, ठीक है, देख लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, हाउ मेनी toluidine pea plant variety did Mendel select as a pair and which were similar except in one character with contrasting trait। तो ऐसी कितनी toluidine पी प्लांट की वैरायटीज उसने सेलेक्ट की थी। तो अब जनरली क्या होगा यार, जय माता दी, तो जनरली क्या होगा कि यहाँ पे कंफ्यूज करने थे 7 भी दे सकते, पर आंसर है नहीं, एनसीईआरटी लिखती है 14, तो वो टिलेट के एस्पेक्ट में लिखती है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर। और यहाँ पे बोला है एस पेयर्स, अगर वो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ टुलू बिलीवियन लाइन लिखता तब वो गलत, तब वो 7 होता, पर यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एस पेयर्स, हाउ मेनी टुलू बिलीवियन लाइन एस पेयर्स, हाँ कि ना, यस सर, इसीलिए 14 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो इंग्लिश का हो गया, बच्चों तो कंफ्यूज करने दिए, अब क्या कर सकते हैं एनटीए, ये तो 2020 का वो है पीवाईक्यू, तो उस समय इतना वर्डों से नहीं खेलता था, पर आजकल शब्दों से बहुत ज़्यादा खेलता है, तब वो क्या कर सकता है, यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शन में 4 की जगह 7 दे देगा, और बहुत से बच्चे 7 तो मार्क कर जाएंगे, पर आपको बचना है, आपको उन सब चीज़ों से बचना है, हाँ कि ना, यस सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, क्या बोला, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ zygote, the F1 and F2 plant can understood from डायग्राम कॉल। तो ये बताते थे गैमेट बनना, फिर उनका उनसे जाइगोट बनना, और F1 F2 प्लांट का जो जीनोटाइप है वो किससे अंडरस्टूड किया जा सकता है, तो ऑब्वियस ही बात है, इस डायग्राम तो हम लोग क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर, इस डायग्राम तो क्या बोलते हैं हम लोग, पुनेट स्क्वायर, हाँ कि ना, इस डायग्राम तो हम लोग क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर, हाँ कि ना, यस सर। अब आ जाए, म्यूटेशन इन प्लांट सेल कैन बी इंड्यूस्ड बाय, म्यूटेशन प्लांट सेल में किससे इंड्यूस किया जा सकता है, तो ये थोड़ा सा इवोल्यूशन की तरफ झुका हुआ टॉपिक है, प्लांट सेल है गामा रेज।
ठीक है, मॉलिक्यूलर में भी बताते, प्रिंसिपल में भी बताते, तो इसका आंसर है गामा रेस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। नाउ इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट म्यूटेटेड जीन यूजिंग एक्स-रे और radioactive probe that hybridizes complementary DNA in a clone of cells followed by detection using autoradiography because क्यों, ऐसा क्यों हो पाता है? ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि अगर हम लोग जब प्रोब यूज करते हैं तो जब बता देते हैं, हम लोग जब प्रोब यूज करते हैं, जब हम लोग प्रोब यूज करते हैं या एक्सरे का यूज करते हैं, तो जो म्यूटेटेड जीन है वो आपके जो फोटोग्राफी फिल्म है उसमें अपीयर नहीं होती, उसमें अपीयर नहीं होती। क्यों? क्योंकि म्यूटेटेड जीन की कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लेता, नॉर्मल जीन की कॉम्प्लीमेंट्री लेता है ये प्लोब। तो ये प्लोब जो रेडियो एक्टिव है, ये जब जाके जुड़ता है उस पे, ये जब वो जाके उस पे जुड़ता है तो म्यूटेटेड जीन के साथ ये जुड़ नहीं पाता, तो वो फोटोग्राफी प्लेट पे नहीं दिखती। जब ये नॉर्मल जीन के साथ जिसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट है उस पे जाके जुड़ता है, तब वो फोटोग्राफी प्लेट देखने को मिलती है, तब वो फोटोग्राफी प्ले में देखने तो मिलता है। इससे तो पता चल जाता है कि जीन म्यूटेटेड है कि नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा? म्यूटेटेड जीन का प्लेटिन क्लियरली अपीयर ऑन फोटोग्राफी पे, बिल्कुल भी नहीं। म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म एज प्लोब एज नो कॉम्प्लीमेंटरी विद इट। आंसर है यस सर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। इन अ क्लॉज बिटवीन मेल एंड फीमेल बोथ हेटेरोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी विल बी डिजीज? तो दोनों अगर दादे थे, मेल और फीमेल दोनों दादे हैं सिकल सेल अनीमिया के लिए हेटेरोजाइगस है, तो कितनी प्रोजेनी दादे हैं डिजीज होगी? तो ऑब्वियस सी बात है 25%। ठीक है, तो इसे मैंने क्लास में भी सॉल्व करने का बताया है, तो लो जाके देख सकते हो। ये बहुत आसान क्वेश्चन है यार, वेरी इजी क्वेश्चन। सीधा क्लॉज बना के देख लो तो लो। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, तो ये बनाने का कोई फायदा नहीं है क्लॉज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट वन, मेंडल स्टडी 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्ट in pea plant and proposed of inheritance. Yes sir. 7 के letter examined by Mendel in his experiment on pea plant where seed shape and color ठीक है, flower color ठीक है, pod shape and color ठीक है, flower position and stem height ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा? क्या यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं? तो आंसर है यस, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन। एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किस में देखने को मिल रहा है? तो आपको ग्लास ऑफर में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है? Assertion बोलता है Mendel's law of independent assignment does not hold good for genes that are closely that are located closely on the same chromosome. Yes sir, क्योंकि वहाँ पे लिंकेज का कंसेप्ट आने लगता है। क्लोजली रिलेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली तो बिल्कुल भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा इसकलर बता दे रॉन्ग, मतलब ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, लिंकेज होने के नाम से वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो पाते। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्या बोलता है? द रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन ए एंड सी इज 50%, बी एंड डी इज 9%, ए एंड बी इज 20%, सी एंड डी इज 29%। व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ जी इन अ लीनियर क्रोमोसोम? तो समझो, ए और सी के बीच में कितना है? 15%। ठीक है, ए और बी के बीच में कितना है? ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कितना है? ए और बी के बीच में कितना है? 20%। तो इसी से मान लेता हूँ मैं 20% बी। अब बी और डी के बीच में कितना है? 99%। ये ए और बी के डी के बीच में कितना है? 9%। तो क्या ये क्या सी और डी हो पा रहा है? तो आंसर है ये 5% और ये बता देते हैं आपका 9%। तो ये तो 49% हुआ, पर बी और डी यानी सी और डी के बीच में तो 29% है। इसलिए इसलिए हम लोग क्या करेंगे? बी को अपोजिट साइड ले जाएंगे, बी को अपोजिट साइड ले जाएंगे बी, हाँ कि ना? तब ये कितना हो गया? अभी टोटल में हो गया तुल्यता, अ, अब ये टोटल में तुल्यता हो जाता है 35%। ठीक है, और फिर इधर आते हैं वापस, तो सी बी और डी के बीच में कितना है? 9%। ठीक है, ऐसा
तो ये हो जाता है, अभी भी 29 नहीं आ रहा, लोग जो वापस से देखने दो। ए और सी के बीच में 15% तक जीन फ्रीक्वेंसी है, तो 50 मैं बता देते हैं। ए और सी 15 ले लियो, ठीक है। ए और सी 15 ले लियो, ए और सी 15 ले लियो। फिर ए और बी बता देते हैं 20 ले लियो, ए और बी 20 ले लियो, ठीक है। तो ये कितना हुआ 5, ठीक है। अब बी और डी 9 ले लियो, बी और डी 9 ले लियो, बी और डी कितना ले लियो 9 ले लिया हूँ। तो यहाँ पे आपको 9 देखने को मिलेगा। अब ये हुआ बी और डी 9 हुआ, ए और बी 20 हुआ, ठीक है। अब सी और डी 29 है, सी और डी 29 है। लोग जाओ, ये कैसे बनेगा? सी और डी इज 29 और लेट मी थिंक, ये ए और सी और डी था। लेट मी चेक इन दी बुक। रुक जाओ, मुझे बुक निकालते चेक करने दो, बुक निकालते लाने दो, 2 मिनट रुकना। या एक गलती हुई है इसमें, इसमें एक गलती हुई है, और वो गलती हुई है बेसिकली, लोग जाओ, इसमें ना एक गलती मुझसे हुई है। मैंने टाइप करते वक्त गलत टाइप कर दिया है। मैंने गलत टाइप करते वक्त गलत टाइप कर दिया। यहाँ पे क्या बोला है, ए एंड सी के बीच में 15% आपको देखने तो मिल रहा है। बी ए और दादे यानी बी और डी के बीच में आपको 9% देखने तो मिल रहा है। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में आपको बता देते हैं देखने तो मिल रहा है 20%। और सी एंड डी के बीच में आपको देखने तो मिल रहा है 24%। और ए और डी के बीच में देखने को मिल रहा है 29%, 29%। हाँ कि ना? तो अगर इस हिसाब से अरेंज करें तो ए सी, ए सी 15, फिर ए से यहाँ पे बी, ए से यहाँ पे बी कितना हो जाएगा, ए से यहाँ पे बी हो जाएगा तो लौटा 20%। नहीं, ए से बी कितना है 20% है, ठीक है। और बी से डी कितना है 9%, ठीक है। तो यहाँ पे तो लौटा देख जाएगा 9%। तो ए से डी 29 हो गया। इससे सी से डी, सी से डी अगर देखूं तो क्या अब 24% आ रहा है? अब क्या 24% आ रहा है? तो देखूं तो अब 24%, अभी भी 24% नहीं आ रहे लोग जो यार। मुझे वापस से अरेंज करने दो, लेट मी अरेंज अगेन। अगर मैं देखूं तो ये ए है, यहाँ पे सी है, तो इसके बीच में मुझे 15 देखने तो मिल रहा है। फिर इसी से बी अरेंज कर दूँ तो यहाँ पे मुझे 5 देखने तो मिल रहा है। फिर इसी से अरेंज कर दूँ तो मुझे यहाँ पे 9 देखने तो मिल रहा है, ठीक है। और अगर उस हिसाब से अरेंज करूँ तो मुझे यहाँ पे ए और बी के बीच, ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में मुझे यहाँ पे अ, अब वापस से चेक कर लो, ए और सी के बीच में 15, ये भी गलत है, यही गलत है, पूरा वही क्वेश्चन ही मैंने गलत टाइप कर दिया है। मुझे क्वेश्चन फिर से भी लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन ही गलत टाइप कर दिया, लोग जाओ। यही है ना, होता है बताते थे टाइपिंग में ना, यही मिस्टेक हो जाती है, समझना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए टू सी
5% है, ठीक है। A to C 5% है, B to C 15% है, ठीक है। ये सर B to D, B to D 9% है, ठीक है। B to D 9% है। फिर A to B 20% है, और C to D 24% है, और A to D 29% है, ठीक है। अब सही आया, और बता देते हैं, अब सही आया तो इससे ये भी सही हो गया, ठीक। अब बन जाएगा, देखो। A to C मैंने क्या लिया 5, फिर C to B क्या लिया मैंने, इसी से ले लिया, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे A to B वाला फुलफिल हुआ क्या, हाँ 20%। अब इसमें मैंने D ले लिया इसी साइड 9%, तो क्या ये फुलफिल हुआ, C to D 24, हाँ फुलफिल हुआ। ये कितना हो गया 29, तो ये फुलफिल हुआ, आंसर है यस। तो ये अरेंजमेंट होगी, और ये अरेंजमेंट किस में देखने तो मिली है, थर्ड ऑप्शन में देखने तो मिल रही है। तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ी गलती आ गई थी, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ जीन में है ना, परसेंटेज जो फ्रीक्वेंसी थी वो मैंने गलत लिख दी थी टाइपिंग के समय, तो है ना थोड़ा सा देख के करना, तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मैंने यहाँ पे सही लिख दिया है, पर देख के करना। मैं जब इसका PDF अपलोड करूँगा ना टेलीग्राम में, तो उसमें है ना सही करके ही अपलोड करूँगा, तो टेलीग्राम में देख लेना। If a colorblind female marries a man whose mother was also colorblind, what are the chances of her progeny having colorblind? अगर एक colorblind फीमेल ऐसे आदमी से शादी करती है जिसकी जो मदर थी वो भी colorblind थी, तो कितने परसेंटेज आ जाता है, तो आंसर है कि उनकी प्रोजेनी में कितना परसेंट चांसेस होता है कलर ब्लाइंड होने के कितने चांसेस होते हैं, तो आंसर है 100% चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एक्स 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 लेना पड़ेगा ना, तो लो, तो ठीक है। आगे चलते हैं, यानी परसेंटेज निकालोगे ना तो उससे आ जाएगा। अब आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट बिटवीन gene pair on same chromosome as a measure of distance between gene to map their position on chromosome was first used by, ये किसके द्वारा फर्स्ट यूज किया गया था, ऑब्वियस सी बात है अल्फ्रेड स्टर्टवेंट के द्वारा, तो उसी ने प्रपोज किया था, उसी ने बताया था कि ऐसे करना है। अब आता है द फिनोमेना ऑफ प्लियोटॉपिज्म रिफर टू, प्लियोटॉपिज्म किसे रिफर करता है, प्लियोटॉपिज्म मतलब होता क्या है समझो। प्लियोटॉपिज्म मतलब जब आपका एक जीन जो है वो मल्टीपल कैरेक्टर को डिफाइन करे, या आप बोल सकते हो एक जीन से आपका मल्टीपल फिनोटाइप डिफाइन हो। तो प्रेजेंस ऑफ टू अली ईच ऑफ टू जीन कंट्रोलिंग अ सिंगल टाइप, बिल्कुल भी नहीं। अ सिंगल जीन अफेक्टिंग द मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशन, तो आंसर है यस। मोर देन टू जीन अफेक्टिंग सिंगल कैरेक्टर, बिल्कुल भी नहीं। प्रेजेंस ऑफ सेवरल एलील ऑफ अ जीन कंट्रोलिंग अ सिंगल कैरेक्टर, बिल्कुल भी नहीं। ये मल्टीपल एलेलिज्म हो जाता है, और बता देते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो जाता है एक कैरेक्टर मल्टीपल जीन, और प्लियोटोलॉपिज्म हो जाता है एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर, ठीक है। अब आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, कौन से स्टेटमेंट सही है बाय फॉर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। यहाँ पे बोला है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिजीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लैंगडॉन डाउन 1860 से, बिल्कुल भी नहीं। सच एन इंडिविजुअल हैव एन overall masculine development, however the feminine development is also expressed, आंसर है यस। गनाइकोमेस्टिया जो होता है वो फेमाइन डेवलपमेंट होता है, जैसे ब्लेस्ड टिश्यू का डेवलपमेंट हो जाना, ठीक है। अब आता है द अफेक्टिव इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर, बिल्कुल भी नहीं। फिजिकल एंड फिजियो मोटल एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, है बिल्कुल भी नहीं। सच इंडिविजुअल स्टाइल, आंसर है यस, तो बी एन ई ओनली। अब आता है बौद्ध पाम विथ सिंगल पाम क्लीज इज विजिबल इन अ पर्सन सप्लिम्पम, मतलब उसकी हथेली जो है, यानी उसकी जो हाथ है वो मोटा रहेगा, पर उसमें
एक सिंगल बहुत ही कम पाम क्ली से लेंगे, मतलब उसके हाथों में लकीर बहुत कम रहेगी। तो ये किसका लेता है? तो आंसर है डाउन सिंड्रोम का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट मेटिंग बिटवीन रिलेटिव इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस? कौन सा ह्यूमन रिलेटिव के बीच में जो मेटिंग होती है उसे रिप्रेजेंट करता है? तो ऑब्वियस सी बात है, जब डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है तो ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 में। तो लिस्ट 1 क्या बोला, 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ पचीन क्या होते हैं? अलीस। तो एक हथेली से बेसी में है, तो यही आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे भी तो लोग चेक कर सकते हो, पर यही होगा। ठीक है, इन अ प्लांट ब्लैक सीड कलर कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, is dominant over white seed color. In order to find out the genotype of the black seed plant, which one of the genotype will you close it with? तो आंसर है, जब इसे करना रहता है ना तो लोग टेस्ट क्लॉज करते हैं। किसी भी का भी जीनोटाइप पता लगाना है ना किसी भी प्रोजेनी का, तो उसका लोग टेस्ट क्लॉज करते हैं। और टेस्ट क्लॉज हमेशा रेसेसिव पेरेंट के साथ किया जाता है, हमेशा रेसेसिव पेरेंट के साथ किया जाता है। होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट, तो स्मॉल बी हो जाएगा। अब आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस? कौन सा एक्सप्लेन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस में? तो आंसर है, आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसीव। यस सर, allele do not show any explanation and both skeletal appear as in F2 generation। तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। Factors occurs in pair in normal diploid plant, आंसर है yes। लॉ ऑफ डोमिनेंस इसे एक्सप्लेन करने में मदद करता है। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर। तो आंसर है yes सर। द एक्सप्लेनेशन ऑफ वन ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन मोनोहाइब्रिड क्लॉज। तो आंसर है yes सर। F1 जनरेशन में आप तो एक ही कैरेक्टर स्प्लैश होने को मिलता है, तो ए सी डी एंड ई ओनली। ठीक है, अभी ऐसे को कैसे जल्दी कर लो, आपको बी गलत मिल गया ना, तो बी जिसमें भी है वो तो गलत आंसर होगा नहीं, तो क्लॉज करते जाओ, क्लॉज करते जाओ बस। मैं भी वैसे ही करता हूँ, मैं ऊपर स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, मेरी नज़र ऑप्शंस में भी रहती है और वैसे ही होता है। ठीक है, अ पिंक कलर स्नैपड्रैगन प्लांट वाज क्लोज विद अ लेड flower. The snapdragon plant, what type of phenotypes are expected in the progeny? तो ये यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस अब तो देखने तो मिल सकता है, तो अब तो लेड फ्लावर भी देखने तो मिल सकता है। आपको आपको वो भी देखने तो मिल सकता है, पिंक फ्लावर को आप लेड से क्लोज किए हो ना, तो आपको लेड भी देखने को मिल सकता है, पिंक भी देखने को मिल सकता है, व्हाइट नहीं देखने को मिलेगा। तो दी लेड कलर फ्लावर मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट, पिंक कलर फ्लावर मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। मतलब आप ये मान लो टी आर आर को क्लोज किया है आपने आर स्मॉल आर से, तो आपके पास प्रोजेनी कैसी आएगी? एक प्रोजेनी आएगी कैपिटल आर और एक प्रोजेनी आएगी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो आपको या तो लेड फ्लावर देखने तो मिलेगा या पिंक फ्लावर देखने तो मिलेगा, तो आंसर हो जाता है लेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर। अब इसे मैच कर लो, डाउन सिंड्रोम किससे रिलेटेड है? डाउन सिंड्रोम किससे रिलेटेड है बताओ? तो आंसर है 21 क्रोमोसोम से। बीटा थैलेसीमिया किससे रिलेटेड है? तो आंसर है 16 क्रोमोसोम से। तो एक बार मैच कर लेते हैं, एक अकेली बस इसमें है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगर आगे भी मैच करना चाहो तो ये किससे है? फर्स्ट 11 क्रोमोसोम से और क्लाइनफेल्टर एक्स क्रोमोसोम से है। इसीलिए तो क्लाइनफेल्टर में मस्कुलिन डेवलपमेंट के साथ फीमेल कैरेक्टर जैसे ब्लड डेवलपमेंट गनाइकोमेस्टिया जिस कंडीशन को बोलते हैं वो आपको देखने को मिल जाता है। तो ये अगर आगे भी चेक कर ले तो यही ऑप्शन बन रहा है, तो थर्ड हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। एज पर एबीओ ब्लड ग्रुप इन सिस्टम, ब्लड ग्रुप ऑफ अ फादर इज बी प्लस इन मदर इज ए प्लस, चाइल्ड इज ओ प्लस, देयर रेस्पेक्टिवली जीनोटाइप इज। तो अगर फादर बी प्लस है तो मदर ए प्लस है और चाइल्ड ओ प्लस है, तो ये दोनों क्या होंगे? हेटेरोजाइगस होंगे। तो यहाँ पे ये हो आपका फादर और मदर, ऐसा देखने तो मिलेंगे, फादर ये मदर और ये चाइल्ड, तो ए हो जाएगा, ए ओनली। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली बोला है ना, ठीक है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? खोल के लग देगा अपन। ठीक है, अब आता है विच क्रोमोसोम इन ह्यूमन जीनोम हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स?
इसमें से किस में हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन लेते, तो आंसर है क्रोमोसोम नंबर 1। सबसे लॉन्गेस्ट लेता है, सबसे ज्यादा जीन लेता है, इसीलिए उसे क्रोमोसोम नंबर 1 बोला जाता है। समझे कि नहीं? मार मार के समझाऊंगा। हाँ कि ना। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन पॉलीजेनिक टिलेट? पॉलीजेनिक टिलेट मतलब पॉलीजेनिक टिलेट मतलब ऐसा टिलेट जो मल्टीपल जीन से कंट्रोल होता है। हाँ कि ना। तो वो क्या शो करेगा? तो आंसर है वो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस शो नहीं करेगा, मतलब नॉन मेंडल इनहेरिटेंस पैटर्न शो करेगा। हाँ कि ना। यस सर। 49 क्या होता है? जीन कैपिटल एल स्मॉल एल follows independent assortment if capital R capital R capital Y produces round and yellow seed, and small by small y produces wrinkled and green seed. What will the phenotype of F2 generation? The phenotype of F2 generation will be 9 is to T is to T is to 1. है कि ना? Yes sir. With the help of the given pedigree, find out the possibility of the birth of a child with have no disease. Being a carrier has disease mutation in one allele of in TF generation. ठीक है। तो इसमें चांसेस पता करने हैं कि कितने हो सकते हैं। इसमें हम लोग तो क्या पता करने हैं? चांसेस पता करने हैं। ठीक है, तो ये दिए हुए हैं ऑप्शन। ठीक है, तो ये बता दिए है कौन सा कैरियर है। तो यहाँ पे हम लोग तो पता करना है कि उसमें कोई डिजीज नहीं होगी और वो कैरियर होगा। हालाँकि ना कैरियर क्या होता है? जिसमें डिप्लॉय में से कोई एक एलील वो लेता है, बता देते हैं म्यूटेटेड लेता है, पर उसमें डिजीज शो नहीं हो लेती, तो डिजीज रिसेसिव लेती है। हाँ कि ना? यस सर। तो अगर उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे देखो क्लोज सिबलिंग के बीच में वो दिखाई गई है मीटिंग रिसेसिव है। तो यहाँ पे स्मॉल ए कंडीशन ले ली, यहाँ पे कैपिटल ए कंडीशन ले ले तो ये नॉर्मल है। तो यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए आपको देखने तो मिल रहा है, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए देखने तो मिल रहा है। इसके अंदर आपको कैपिटल ए स्मॉल ए देखने तो मिल रहा है, इसके अंदर आपको स्मॉल ए देखने तो मिल रहा है। तो यहाँ पे क्लॉज बना लो, कुल्ला कुल्ला हाथी का कुल्ला बना लो। यहाँ पे ए बना लो, यहाँ पे ए स्मॉल ए बना लो। तो कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कर लो। हाँ कि ना। तो यहाँ पे चांसेस क्या बन जाएंगे? यहाँ पे चांसेस बन जाएंगे तो लोते ही चलिए अब जनरेशन में सिर्फ एक ही अलील म्यूटेटेड रहे, एक ही अलील म्यूटेटेड रहे दिली एफ जनरेशन में, तो उसके चांसेस तो लोते बन जाते हैं। अम्म, पक्का यही होगा ना? तो दी फाइंड आउट द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड विद दो डिजीज लेसे बिना कैलियल है मतलब लेसेसिव है। ठीक है, तो लेसेसिव है मतलब ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब एक बात देखो, यहाँ पे है ना बता देते हैं, एक और बात आ जाती है कि अगर मैं इसे कैपिटल ए से सॉल्व ना करते, अगर मैं इसे इस तरीके से सॉल्व कर लूँ, सुनना, अगर मैं इसे इस तरीके से सॉल्व करता हूँ, टी लेसेसिव है तो एक्स के टर्म्स में सॉल्व करता हूँ, एक्स एक्स। ठीक है, ये 2025 का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर इसे एक्स वाई कर लेता हूँ और इसे एक्स एक्स हो जाएगा ये, हाँ कि ना। और ये भी क्या हो जाएगा? एक्स एक्स, हाँ कि ना। यस सर। अब वो इसमें क्या हुआ, ये एक्स वाई हो गया, हाँ कि ना। और ये हो गया एक्स एक्स, हाँ कि ना। अब अगर मैं लेता हूँ, अब अगर मैं लेता हूँ तो मुझे देखने तो मिलते हैं। अब अगर मैं लेता हूँ तो एक्स वाई, ठीक है, एक्स डैश वाई, एक्स और एक्स डैश। ठीक है, तो इस हिसाब से ये कैरियर होगा, ये कैरियर होगा, ये कैरियर नहीं होगा, ये डिजीज्ड होगा। ठीक है, और ये डिजीज होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये देखो, ये जो है 1/4 आपको देखने तो मिले, और यही आंसर होता है इस 2025 के क्वेश्चन में। ये वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बना था आफ्टर 2006 के पेपर के बाद। वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बना था 2025 में। ठीक है, इसमें मोस्ट ऑफ द टीचर 1/2 आंसर दे रहे थे, तो वो ऑटोजोमल कर रहे थे। ठीक है, सीधे ऑटोजोमल से ही आंसर निकाल दे रहे थे।
पर उन्होंने ये नहीं देखा थी, यहाँ पे एक सिंपल सा पैटर्न देखने तो मिल रही थी, जो मदर से फीमेल्स बन रही हैं वो हमेशा कैरियर बन रही हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा सिंबल होता है कि आपको इसे और एलोजोमल मतलब सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू सॉल्व करना रहता है, ठीक है। अब आते हैं किस पे, अब आते हैं 51 पे। हु प्रपोज द जेनेटिक कोड फॉर अमीनो एसिड शुड बी मेड ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, तो ये किसने बताया? तो आंसर है जॉर्ज गेमाओ ने। ये बेसिकली मॉलिक्यूलर का क्वेश्चन है, इसमें भी आ जाता है। विच फैक्टर इज इम्पोर्टेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में कौन लेता है? लो फैक्टर इंपॉर्टेंट रहता है, मैंने इस मॉलिक्यूलर में पढ़ाया भी है, ठीक है। तो इसकी आंसर की अपलोडेड है, ताकि जब तुम लोग मेरे टेलीग्राम से निकाल के सॉल्व करो तो तुम लोग तो कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। उस समय तुम लोग तो सही आंसर की मिल जाए। तो यहाँ पे मैं t.me/जी टेक्सपर्ट तुम लोग तो दे देता हूँ। ये जो है ये टेलीग्राम मेरा बता देते हैं, मेरे टेलीग्राम तहत से ब्राउज़र में टाइप करो या टेलीग्राम में सर्च कर लो, तुम लोग तो मिल जाएगा, ठीक है। या टेलीग्राम में @ जीत एक्सपर्ट, हमेशा जीत एक्सपर्ट जब भी लिखोगे ना, तो जीत ऐसे लिखना, एक्स को कैपिटल लिखना और PERTS जो है इसे स्मॉल लिखना, ठीक है। तो ऐसे करोगे तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ भी इसका टेस्ट भी अपलोडेड है, इसकी DPP भी अपलोडेड है, ठीक है। तो चलते हैं अब, ठीक है। तो जय राम जी की, ठीक है। सब मस्त रहो, सुखी रहो और पलते रहो, ठीक है।